नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। सीटेट का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम देख रहे हैं और आपके प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं साथियों जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में हुबहू मिल रहे हैं। तो साथियों कल का जो पेपर हुआ है उसमें आपका एनसीएफ, इसके बाद जो सिद्धांत दिए गए हैं संज्ञानात्मक, चॉम्स्की और सभी द्वारा वाइगोत्स्की द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं वो सब क्या हुए हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एकदम देख के जाइए, क्योंकि आप लोग नई शिक्षा नीति देखिए, इसके बाद आरटीई देखिए, फिर जो हमारी अक्षमताएं होती हैं उसको एक बार जरूर देख के साथियों, एकदम हूबहू प्रश्न आपके मिल रहे हैं साथियों। तो एकदम लगे रहिए, अच्छे से प्रश्न को करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं क्या है। तो जिंदगी में आप कितनी बार हारे, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता साथियों। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता साथियों, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए साथियों। ठीक है, एकदम लगे रहिए साथियों, और हम सबको जीत लेनी ही पड़ेगी, छीन लेनी पड़ेगी, और सभी साथियों क्या करना है, सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है साथियों। ठीक है, एकदम लगे रहिए, अच्छे से पेपर को करिए। चलिए बढ़ते इसी क्रम में आगे देखते हैं। हमारा जो आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, चलिए प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया पूछा है दोस्तों। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी क्या है, इसमें शामिल है। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी क्या हुए हैं, शामिल हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या, दृष्टिकोणों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, रुचियों के द्वारा, आदतों के द्वारा। तो साथियों जैसा कि विकास की प्रक्रिया में क्या होता है कि जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में ये चीजें सभी हमारे व्यक्तित्व में शामिल होती है। दृष्टिकोण होता है, स्वभाव के द्वारा व्यक्ति का होता है, रुचि के द्वारा होता है, और आदतों के द्वारा। तो साथियों क्या होता है, हमारे चारों ऑप्शन सही होंगे। देखते हैं किस विकल्प में दिए हैं। तो यही हमारा चारों ऑप्शन ए सभी दिया, यही क्या होगा साथियों, क्योंकि इसमें क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में, बाल विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, जीवन मूल्यों के हिसाब से क्या होते हैं, सभी चीज रुचि होती है, हमारे मूल्य होते हैं, हमारे मानवीय मूल्य होते हैं, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सभी क्या होते हैं साथियों, जुड़े होते हैं। तो उसके अंतर्गत दृष्टिकोण भी होता है, स्वभाव भी होता है, आपका रुचि होती है, आदत भी पाया जाता है। चलिए बढ़ते, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, चौथा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया साथियों, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। ऐसे प्रश्न आपके बनते, ये आपका जो कोटेशन है अभी पूछा भी गया है सीटेट में। तो देख लेते हैं क्या है। ए हमारा है गेसल, बी दिया हेरलॉक, सी दिया है क्रो और डी दिया है स्किनर। तो ये परिभाषा किसकी, बहुत ही चर्चित परिभाषा है। किसकी परिभाषा है साथियों, ये स्किनर की परिभाषा है। क्या इन्होंने कहा है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, चौथा, अर्थात डी जो हमारा ऑप्शन दिया स्किनर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एनास्टेसी, बी दिया है रॉस, सी दिया है जिन्सबर्ग और डी दिया हालैंड एवं डगलास। तो ये भी परिभाषा आपकी बहुत ही चर्चित अधिगम की परिभाषा है साथियों। इससे क्या होते हैं, आपके प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही चर्चित परिभाषा है, वातावरण बाहरी शक्ति जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ये परिभाषा आपके किसकी है, रॉस की। हमेशा पूछे जाने वाली ये परिभाषाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का क्या महत्व है साथियों, देखते हैं। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। तो साथियों बालक का सामाजिकरण धर्म का क्या महत्व है, तो वो अपने आदर्शों के द्वारा भी सीखता है, इसके बाद अनुकरण के द्वारा भी, और अपने संस्कारों के द्वारा भी क्या होता है, वो जाना जाता है अपने धर्म के महत्व में। ठीक है साथियों, तो हमारा किसमें ऑप्शन सभी दिया है, देखते हैं। तो डी ऑप्शन दिया, ये क्या, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा साथियों, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन, क्योंकि आदर्श के द्वारा जो हमारे आदर्श निर्धारित मूल्य निर्धारित किए गए नैतिक, वो भी उसके द्वारा फिर अनुकरण करके, बड़ों का अनुकरण करके बच्चे क्या करते हैं, अपने समाज में कोई भी चीजों को सीखते हैं। फिर संस्कार के द्वारा उनके जो संस्कार होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, उसको भी क्या करते हैं, वो देखकर कोई भी चीजें सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया साथियों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक चलती है। के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। इसमें क्या कहा है, पियाजे की कौन सी अवस्था है जो लगभग कितने से कितने आयु तक चलती है, जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसके दौरान क्या है, बच्चा सबसे बेहतर कब सीखता है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है
निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, निष्क्रिय शब्द आगे साथियों इसको ऐसे भी कट गया, ये निगेटिव हो गया। फिर क्या अमूर्त तरीकों से चिंतन, क्या एक 2 साल का बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है? फिर क्या है भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करके, ये भी नहीं होगा साथियों, बल्कि क्या होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। जो जिन प्याजे की ये पहली अवस्था होती है संवेदी परक या संवेदी गामक अवस्था होती है, ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है? तो ये चलती है साथियों जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक चलती है हमारी। फिर इसके बाद आती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उनकी 2 से 7 वर्ष चलती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो हमारी चलती है 7 से 11 वर्ष तक। इसके बाद आती है औपचारिक अवस्था, वो चलती है कितनी? 11 से 15 वर्ष तक। तो चलिए साथी इसमें क्या होगा, इंद्रियों के द्वारा, इसमें बच्चा क्या करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी चीजों को पकड़ता है, तोड़ता है, रगड़ता है, नोचता है, इसके बाद क्रंदन मतलब बलबलाना, कुछ भी आदि चीजें क्या होता है उसमें ये चीजें करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों द्वारा, मुख्य रूप से शिक्षण से, सी दिया है वैयक्तिक रूप से, और डी दिया है क्या? समूहों से। तो साथियों क्या होता है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक रूप से दोनों रूप से सीखते हैं। सबसे अच्छा आंसर आपका ए ही माना जाएगा साथियों। क्या होता है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे तभी तत्पर रहते हैं, सीखते हैं कोई चीज, जब क्या होता है वो बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चे वैयक्तिक रूप से सीखते हैं और अपने सहपाठी अपने समूहों के द्वारा भी उसमें सीखते हैं। तो बाकी मुख्य रूप से शिक्षण नहीं होगा साथियों, न वैयक्तिक रूप से होगा न समूह रूप से, बल्कि क्या होगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जो दिया है पहला वही सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए दिया वंशानुगत कारक, बी दिया है वातावरणीय घटक, सी दिया है वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं साथियों? तो क्या होता है बुद्धि का वंशानुगत एवं वातावरण पर्यावरण जो होता है दोनों का क्या होता है हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे सटीक उत्तर हमारा जो होगा वो क्या होगा? सी होगा साथियों, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक का इस पर क्या होता है प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा हमारा जो दिया ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत हो, इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु क्या है अर्थ की दृष्टि से गलत, इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? दिया ऑप्शन ए दिया है उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरणों के बारे में बताएंगे, बी दिया है इसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, इसके बाद अगला दिया है इसे सही वाक्य संरचना के बारे में इसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे, और डी दिया हमारे साथियों इसकी शिकायत इसके अभिभावक से करेंगे और इसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। क्या ये सब चीजें सही है साथियों? बिल्कुल नहीं साथियों, ये सब चीजें क्या है नहीं करना है, बल्कि क्या करना है अगर वह कोई भी चीजें स्वयं से करके सीखेगा तो उस चीज को क्या करेगा उसको अप्रेरित रहेगा, रुचि भी रहेगा और वो आसानी से उस चीज को सीख लेगा। तो इसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर क्या करेंगे हम बताएंगे साथियों। हमारा जो बी ऑप्शन होगा सबसे सटीक उत्तर हमारा यही बी ऑप्शन अर्थात दूसरा उत्तर सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक उपाय प्रभावों को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? ऑप्शन ए दिया है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बी दिया है छात्राओं को छात्राओं के समान कार्य अवसर उपलब्ध कराना, इसके बाद डी दिया है क्या सी दिया सॉरी छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो साथियों क्या है प्रश्न हमारा, छात्र एवं छात्राओं के बीच हमको क्या करना है लैंगिक भेदभाव अर्थात लैंगिक प्रभाव जो हमारे निर्धारित किए गए हैं मानव समाज द्वारा उसको क्या करना है कम करना है। तो ऑप्शन क्या दिया है छात्राओं एवं छात्रों के बीच समान अधिकार देना, बिल्कुल सही बात है। ऐसे हम चीज करके बताएंगे तो लैंगिक क्या होगा लैंगिक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। बाकी छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर देना, बिल्कुल साथियों अच्छी बात है और समावेशी शिक्षा इस चीज को मानती भी है कि सभी बच्चों को क्या करना है हमको समान अवसर देना समान शिक्षा देना है, ये भी बात आपकी सही है। छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी जिसमें दिया है चौथा ऑप्शन यही क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दिया है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया वातावरण, बी दिया वंशानुक्रम, सी दिया क्या आयु। वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है साथियों, तो इसको देख लेते हैं। तो वातावरण के द्वारा भी वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है निर्धारित की, क्योंकि वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, वंशानुक्रम का भी इस पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, और आयु का भी क्या होता है, इस पे प्रभाव पड़ता है। तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं क्या हुए, सही, क्योंकि इसमें क्या होता है, वातावरण के द्वारा भी बच्चों पर क्या होता है, बच्चों का प्रभाव पड़ता है साथियों। व्यक्तित्व, क्योंकि बच्चों सभी बच्चों क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग तरीकों से पाई जाती है, और वंशानुक्रम का भी उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आयु के अनुसार भी उनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें ये सभी दिया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं, ठीक है। ये युक्तिगत संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो अधिगम के अच्छे मानदंड जो हमारे मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ये क्या होते हैं साथियों, ये युक्ति संगत होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और ये तुलनीय भी होते हैं, जो पठन पाठन की क्रिया इसमें चलती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। जो हमारा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया, यही क्या होगा साथियों, सही होगा। ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे, इस चीज को आप देख के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है साथियों, बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है, क्या इसमें दिया, ऑप्शन दिया है 90 से 100, इसके बाद दिया 75 से 89, फिर दिया 56 से 76, तो इसके बाद क्या दिया है 35 से 55। तो साथियों जो निर्धारित किए गए हैं, वो लक्ष्य क्या होते हैं हमारे, 90 से 100 क्या होते हैं, ये ए प्लस वाले ग्रेड होते हैं, मतलब ये प्लस ग्रेड होता है, और ये ए होते हैं, और ये बी होते हैं, और ये क्या होते हैं, सी होते हैं साथियों। तो जो हमारा ऑप्शन क्या पूछा है, बी ग्रेड वाला, तो ये क्या होगा साथियों, जो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है क्या, ये 56 से 74, इसी में ये लोग आते हैं ब्रेक। और हमारा ए प्लस ग्रेड क्या होता है 90 से 100 ए ग्रेड, फिर हमारा क्या होता है 75 से 89, 56 से 74 बी ग्रेड होता है, और सी ग्रेड क्या होता है हमारा 35 से 55 होता है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा जो दिया है वही सही है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है साथियों उच्च वर्ग के बालकों को, बी दिया है सभी को समान महत्व देना चाहिए, सी दिया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, और डी दिया है अत्यंत पिछड़े वर्ग के। तो हमारे साथियों समावेशी शिक्षा और विद्यालय यही कहता है कि उनके लिए क्या होते हैं, सभी बच्चे एक समान होते हैं, और प्रत्येक बच्चा क्या होता है अपने में विशिष्ट होता है साथियों। तो सभी को क्या करना है, इसमें समान महत्व देना चाहिए, यही ऑप्शन हमारा क्या दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय क्या करता है, हकलाता है। आप इसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन क्या करता है, बोलते समय क्या करता है, वो हकलाता है। आप इसकी शिक्षा के प्रबंध के लिए क्या उपाय अपनाएंगे साथियों। चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, फिर दिया है प्रधानाचार्य से इसकी शिकायत करेंगे, और इसके बाद सी दिया है क्या हमारा, इसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, डी दिया है विशेष शब्दों के उच्चारण को इससे एक ही बार में कहने को कहेंगे। तो आपकी कक्षा में एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप इसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या करेंगे, क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा जो दिया है साथियों, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर क्या करेंगे, नियंत्रण कराएंगे। जो चीजें वो गलत करता है पढ़ते पठन पाठन क्रिया में, उस पर क्या करेंगे, नियंत्रण, अर्थात उस चीज को हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, पहला जो ऑप्शन दिया वही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है, निम्न में से कौन बालकों के सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है साथियों। तो देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है क्या प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, बी दिया है क्या कल्पना की प्रक्रिया, सी दिया है तर्क की प्रक्रिया, और डी दिया है समावेशन की प्रक्रिया। तो निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग
नहीं है साथियों। तो ये क्या होता है हमारा प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बालकों में सोचने का अंग होती है दोस्तों, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर कल्पना की प्रक्रिया, कल्पनाशील कल्पना करके चिंतन करके भी उस चीज क्या करते हैं सीखते हैं। इसके बाद साथियों क्या कहा है, तर्क की प्रक्रिया। बिल्कुल साथियों, अगर हम कोई चीज सोचने की प्रक्रिया का अंग अगर मानेंगे भाई तर्क वितर्क चिंतन करेंगे तभी तो कोई चीज हम सीखेंगे सोचेंगे। इसके बाद समावेशन की प्रक्रिया, समावेशन की प्रक्रिया ही क्या होगा हमारा आंसर गलत होगा साथियों, और यही क्या इसमें क्या होगा नहीं पूछा तो यही क्या होगा सही माना जाएगा, समावेशन की प्रक्रिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया साथियों शिक्षक व छात्र नियंत्रित अन्वेषण, बी दिया समूह नियंत्रित अन्वेषण, सी दिया छात्र नियंत्रित अन्वेषण, और डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि और शिक्षण विधि ये सब किसके अंग है। तो साथियों शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंग है, क्योंकि क्या करते हैं हम अन्वेषण विधि अर्थात प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा क्या करते हैं हम कोई न कोई चीजों को सीखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अन्वेषण विधि अर्थात खोजों के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। सामूहिक वाद विवाद क्या होते हैं, हम किसी टॉपिक पर वाद विवाद चर्चा पर चर्चा करके भी सीखते हैं। इसके बाद अनेकों और भी विधियां हमारी है उसको। तो ये क्या होता है साथियों समूह नियंत्रण नहीं होता है, छात्र नियंत्रण नहीं होता है, उपरोक्त कोई नहीं बात ही नहीं है, बल्कि क्या है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन जो हमारा पहला आंसर होगा यही क्या होगा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए दिया है केवल माता पिता, केवल शिक्षक, माता पिता एवं शिक्षक, केवल मित्र। तो साथियों क्या होता है इसमें कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, केवल माता पिता का नहीं होगा साथियों, केवल शिक्षक का भी नहीं होगा, केवल मित्र का भी नहीं होगा, बल्कि क्या होता है माता पिता के साथ साथ हमारे शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे सीखने में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है क्या होगा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, साथियों पूछा है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, चलिए उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बी दिया है क्या बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, सी दिया है क्या बालकों को असभ्य बनाना, और डी दिया है क्या बालकों को शिष्ट बनाना। तो संवेगों पूछा है कि संवेगों का शिक्षा में उपयोग करने के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है साथियों पूछा है। तो सही नहीं है साथियों ये ऑप्शन, बालकों को असभ्य हम नहीं बना सकते साथियों। अगर उनको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं तो वो असभ्य चीजें हमको नहीं बता सकते, नहीं बना। हमारा जो तीसरा ऑप्शन यही क्या होगा सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा तो वही हमारा गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है साथियों, कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्रियाशीलता होती है, बी दिया यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, सी दिया हमारा साथियों यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और डी दिया है यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, क्रियाशील होती है साथियों, बिल्कुल सही बात है, और व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, इस कार्य करने को ऊर्जा प्रदान करती है, तीनों बातें सही, बल्कि क्या होती है व्यक्ति के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करती साथियों। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत होगा, और यहां नहीं पूछा है साथियों तो यही ऑप्शन हमारा चौथा जो होगा यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है उसको देख लेते हैं। सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना और ये सभी। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, संवेग हमारे अंदर क्या कर सकता है सफलता की भावना को भी जगा सकता है, प्रेरणा की भावना और इसके बाद रुचि की भावना। तो ऑप्शन हमारा जो चौथा दिया ये सभी यही क्या होगा साथियों, जो ये सभी दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, सभ्यता और प्रगति, बी दिया है गीतांजलि, सी दिया है गोदान और डी दिया है क्या विज्ञान। तो ये किसके किसके प्रगति से हुआ साथियों, तो देख लेते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जो हमारी पाठ्य रूपरेखा उद्धरण किससे हुआ था, ये क्या होता है रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर।
इनकी यही लाइन थी, सभ्यता और प्रगति की निबंध नामक जो होता है निबंध, इसी से क्या होता है, इसकी प्रगति होती है, उत्पत्ति होती है साथियों। तो हमारा ऑप्शन ए जो दिया है यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है। बच्चों को पढ़ाई के दौरान क्या करता है, सक्रिय रखता है। ऑप्शन ए दिया, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। तो साथियों कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है, तो अन्वेषण करेंगे भाई, वो कोई भी चीज क्या करेंगे, खोज परख गतिविधि करके सीखेंगे, तो क्या होगा, सीखना उनके लिए उत्तरदायी होगा। प्रश्न पूछना भी क्या होता है भाई, वो कक्षा में प्रश्न को पूछेंगे। वाद विवाद किसी टॉपिक पर क्या करेंगे, वाद विवाद चर्चा परिचर्चा करके द्वारा सीखेंगे। और अपने विचारों की क्या करेंगे, रचना करके भी सीखेंगे। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी यही क्या होगा साथियों, सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि क्या है, अभिप्रेरणा है। ऑप्शन देखते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, और इसके बाद से बचने की प्रवृत्ति, इसके बाद दिया सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, फिर दिया क्या बिना विचारे जल्दीबाजी करने कार्य। ये सब नहीं होंगे साथियों, बल्कि क्या होगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में डटे रहने की प्रवृत्ति क्या होती है हमारी, अब प्रेरणा की उपलब्धि कहलाती है। क्योंकि हम क्या करें, अब प्रेरित रहेंगे तो कोई भी कार्य क्या करेंगे, आसानी से उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा पहला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया है साथियों। तो इसको देख लेते हैं, क्या स्किनर ने दिया है, क्या थॉर्नडाइक ने दिया है, क्या कोहलर ने दिया है, क्या कर्ट लेविन ने दिया है। तो अधिगम का जो अभ्यास का नियम, तत्परता प्रभाव अभ्यास का जो नियम है, ये किसके द्वारा, हमारे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए हैं साथियों। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सी, वो दूसरा जो जिसमें थॉर्नडाइक इन्होंने क्या दिया है, अभ्यास का नियम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा दिया साथियों। इसको देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, शिक्षण की परंपरागत तकनीकी अपनानी चाहिए। दूसरा दिया है, शिक्षण के लिए केवल एक विधि को अपनाना चाहिए। इसके बाद दिया है, शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों का अपनाना चाहिए। और डी दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छा हमारा क्या होगा, अगर वो क्या करेंगे, विभिन्न तरीकों से सीखेंगे, विभिन्न गतिविधि विभिन्न विधियों के द्वारा सीखेंगे, तो क्या करेंगे, कोई भी चीज सीखने में उनकी क्या रहेगी, रुचि भी रहेगी, और उस कार्य को क्या करेंगे, आसानी से साथियों वो सीख लेंगे। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है साथियों। ऑप्शन ए दिया अप्रेक्सिया, ऑप्शन बी दिया डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी दिया एलेक्सिया, ऑप्शन डी दिया है डिस्थीमिया। तो मस्तिष्क सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन सी बीमारी होती है, वो साथियों बीमारी होती है अप्रेक्सिया। वो क्या होती है, अप्रेक्सिया होती है साथियों। इसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज वैसे जो बच्चे होते हैं उनको बोलने में, चलने में, टहलने में आदि चीजों में क्या होती है, उनको कठिनाई महसूस होती है। बाकी डिस्कैल्कुलिया गणती क्षमता हमारी होती है। इसके बाद डिस्थीमिया क्या होती है, कोई भी चीज गंभीर तनाव के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्या होती है, ऑप्शन हमारा एक जो दिया है अप्रेक्सिया, ये क्या होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको है क्या है, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने से। इसके बाद यह समाविष्ट करने से। इसके बाद दिया है क्या, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से। आगे दिया है पढ़ने के लिए बाध्य करने। तो समावेशी शिक्षा हमारी बाध्य नहीं करती साथियों, न जातिगत भेदभाव को मानती है, बल्कि क्या करती है, समाविष्ट करने में, बल्कि सबको क्या करना है, एक साथ शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है। बच्चों, कभी कोई भी बच्चा होता है, कक्षा में सभी बच्चों को क्या करना है, एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा ऑप्शन बी जो होगा दूसरा वाला ही सही माना जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है साथियों, क्या बहुआयामी होता है, क्या एकल आयामी होता है, क्या संकीर्ण होता है, क्या इनमें से कोई नहीं होता है।
तो विद्यालय आधारित जो हमारा मूल्यांकन होता है साथियों, वो क्या होता है, एकल आयामी नहीं होता, ना संकीर्ण होता है, ना इनमें से कोई नई बात ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो बहुआयामी होता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी तरीकों, बहुत सी गतिविधि, बहुत सी विधियों के द्वारा क्या करते हो, कक्षा कक्ष में कोई चीजें सीखते हैं। जब उनको अनेकों प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा और भी शिक्षण विधियां जो निर्धारित की उसके द्वारा उनको बताया जाएगा, तो क्या करेंगे, सीखना उनके लिए रोचकता पूर्ण रहेगा और वो कोई भी चीजों को सीखने में क्या होगी, उनको आसानी होगी। साथियों हमारा जो पहला ऑप्शन है यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे एकदम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। इसके बाद अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद क्या है, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो साथियों क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होते हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं साथियों, उनको क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है, आयु के अनुसार ये क्या होती है, अधिक समझाती होती है। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए दिया है, इसके वंशानुक्रम तथा वातावरण पता लगाकर इसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बी दिया है, छात्रों को रोज पीटेंगे तब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सी दिया है, स्कूल से इसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। और ऑप्शन चौथा वाला दिया, इसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो बच्चा अगर अनुशासनहीनता करता है उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, वो पागल थोड़ी ना, उसको मनोचिकित्सक को दिखाएंगे। बाकी और नाम काटने के प्रावधान नहीं किया गया साथियों, न कि उसको दंड देने की बात कही गई, बल्कि क्या करेंगे, उसको हम इसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर इसको सही दिशा में हम क्या करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे। साथियों हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, सबसे सटीक उत्तर हमारा यही होगा। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न जो क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है साथियों, तो आप सबसे पहले क्या हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या कीजिए, जमकर एकदम शेयर कीजिए साथियों। तो एकदम लगे रहिए साथियों, अच्छे से आप सबका पेपर जाए, एकदम बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों, सबका अच्छे से होगा। हमारे साथी दिन रात एकदम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एकदम रात जग जग आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं, कलेक्शन करे जा रहे हैं, पीपीटी बनाई जा रही है साथियों, अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्शन करके लाए जा रहे हैं। आप सब एकदम लगे रहिए और हमारे चैनल के एकदम हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर जमकर कीजिए साथियों, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो हमें मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल जो है बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।